Hello everyone, welcome to Perfection IS. Today in this video, we'll discuss about the strategy of how to cover history. Now when I'm talking about history, in this video I'll include ancient, medieval, modern, world history and also art and culture. देखिए जो हिस्ट्री का जो टॉपिक है, it plays a very important part in prelims and also in mains. First of all, in this video we'll discuss the syllabus. That is, what is the prelim syllabus, what is the mains syllabus. लगभग सेम ही है, लगभग सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है वर्ल्ड हिस्ट्री का. फिर हम बात करेंगे स्ट्रैटेजी की, कवर कैसा करना है, कि एक तरीका होता है कि हाउ टू कवर लुकिंग एट द डायनामिक क्वेश्चंस व्हिच आर कमिंग इन दिस एग्जाम. लास्ट कुछ साल में 3 से 4 साल में जो हिस्ट्री का पार्ट है, क्वेश्चंस काफ़ी डीप पूछते हैं. नाउ द क्वेश्चंस आर नॉट वेरी इजी, द क्वेश्चंस आर वेरी डीप एंड दैट टू अ वेरी मच फैक्ट बेस्ड. तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस को आंसर सॉल्व करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फैक्ट और जैसे कि हम बोलते हैं कि कंटेंट की बहुत ज़रूरत है. तो जाहिर सी बात है, बेसिक कंटेंट से मुश्किल हो जाता है पेपर क्लियर करना. तो हम स्ट्रैटेजी की बात करेंगे और सबसे बड़ा चीज़ हम यहाँ पे बात करेंगे सोर्सेस की. अब सोर्सेस बहुत है, राइट. तो कौन सा सोर्स आपको यहाँ पे हेल्प करेगा और कितना मटेरियल इंपॉर्टेंट है टू क्लियर प्रीलिम्स एंड मेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल, ओवरऑल हम इंडियन हिस्ट्री की बात करें, सो इन प्रीलिम्स में अराउंड 15 क्वेश्चंस आपका आएगा. आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तो लगभग 15, 16, 13, 14, 15 के रेंज में रहता है. सो आप मान के चलिए तो 15 क्वेश्चंस आएगा फ्रॉम एंशिएंट, फ्रॉम मेडिएवल एंड फ्रॉम मॉडर्न एंड ऑल्सो फ्रॉम आर्ट एंड कल्चर. तीनों को मिला के 15 क्वेश्चंस मतलब लगभग 30 मार्क्स. सो लगभग 30 मार्क्स का जो वेटेज होता है वो हिस्ट्री का होता है. ओके, नाउ व्हेन वी कम टू द मेंस सिलेबस, नाउ मेंस में हिस्ट्री का जो रोल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो GS 1 में आता है. ओके, GS 1 में आता है. यहाँ पे भी लगभग आपका अराउंड 80 to 90 मार्क्स 80 to 90 मार्क्स इन GS 1 मेंस आंसर राइटिंग में आएगा. Now when 80 to 90 marks like it will be asked in GS1, so जाहिर सी बात है 250 मार्क ऑफ GS1 से 90 मार्क्स अगर हिस्ट्री से आ रहे हैं तो इट मीन्स काफ़ी मार्क फेचिंग हो जाता है हिस्ट्री. तो यहाँ पे कंटेंट विल प्ले अ वेरी बिग पार्ट. आपके पास कितना कंटेंट है, कितना फैक्ट है और उस कंटेंट को कैसे आप एक बहुत अच्छे तरीके से, सिर्फ कंटेंट लिखने से नहीं होगा. हाउ यू प्रेजेंट योर आंसर, हाउ यू प्रेजेंट योर आंसर, प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है. और सिर्फ प्रेजेंटेशन भी नहीं है, मेंस में प्रेजेंटेशन कंटेंट एंड दैट टू आंसर शुड बी स्ट्रिक्टली एडहेरेंस टू वर्ड लिमिट. और तीसरा चीज़ है वर्ड लिमिट, जैसे कि 150 वर्ड्स एंड 250 वर्ड्स क्वेश्चंस आएगा. सो 150 वर्ड्स 10 मार्कर का है, 250 वर्ड 15 मार्कर का है. तो आपके पास कंटेंट है लेकिन आप उसको सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाते हो, तो वहाँ पे भी मार्क्स डिडक्ट होने का चांसेस है. आपके पास कंटेंट है लेकिन आपने वर्ड लिमिट ब्रीच किया है, सो वहाँ पे भी आंसर आपको ऑप्टिमम मार्क्स नहीं मिलेगा. सो इट्स अ मिक्स ऑफ ऑल. इट्स अ प्रेजेंटेशन, कंटेंट एंड adhering to the word limit will fetch you marks in history, that is around 80 to 90 marks. 4 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन ओवरऑल आ सकता है फ्रॉम एंशिएंट, फ्रॉम अ मेडिएवल और फ्रॉम ए मॉडर्न हिस्ट्री. मिला के मैं बात कर रहा हूँ तो 10 मार्कर 2-3 आ सकता है, 3-4 15 मार्कर आ सकता है या फिर वाइस वर्सा. तो ओवरऑल 80 to 90, इवन 100 मार्क्स, इवन इट कैन गो टू 100 मार्क्स भी हिस्ट्री से आ सकता है. ओके फाइन. तो अभी पहले हम प्रीलिम्स और मेंस सिलेबस की बात करेंगे, देन विल मूव टू स्ट्रैटेजी एंड सोर्सेस. Now coming to the prelims syllabus,
Now it is divided into 3 sections. Okay, it is divided into 3 sections. Section A पे आपका आएगा प्री हिस्टोरिक कल्चर्स इन इंडिया. नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट प्री हिस्टोरिक कल्चर्स, इसमें जो टॉपिक है आपका आएगा स्टोन एज, ठीक है, चालकोलिथिक एज. ना स्टोन एज, चालकोलिथिक एज से आपका यहाँ पे साइट्स इंपॉर्टेंट हो जाता है. जितना भी साइट्स है उनका क्या कल्चर था, वहाँ पे सोसाइटी क्या था, एंड मिसलेनियस फैक्ट्स. एनी स्पेसिफिक और यूनिक फैक्ट्स आपको याद करना है, ठीक है, व्हेन इट कम्स टू स्टोन एज एंड चालकोलिथिक एज. और ऑब्वियसली उनका एक्सटेंट क्या था, कहाँ से कहाँ तक था. ओके, देन इंडस वैली सिविलाइजेशन. नाउ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम यूपीएससी. काफ़ी क्वेश्चंस, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे 2 साल पहले, काफ़ी कंटिन्यूसली पूछा जाता था 2-3 साल पहले. सो इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑलवेज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम बोथ मेंस एंड प्रीलिम्स. मेंस में भी इसका क्वेश्चन आ सकता है, इट इज नॉट ओनली प्रीलिम्स. यूजुअली व्हाट वी डू इज, व्हाट एस्पिरेंट्स डू इज, वो कुछ पढ़ के जाते हैं. प्रीलिम्स में जब क्वेश्चन नहीं आता है, फॉर एग्जाम्पल आप इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ के गए, सब पढ़ के गए, आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन से एक भी क्वेश्चन प्रीलिम्स में नहीं आया, बट वहाँ से यूजुअली एस्पिरेंट्स को क्या लगता है, हमने क्यों पढ़ा, हमारा टाइम वेस्ट हो गया. टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं हुआ है. आप जो पढ़े हो उसका चीज़ मेंस में पूछ सकता है. मेंस में एक 10 मार्कर पूछ सकता है या फिर एक 15 मार्कर पूछ सकता है. ओके, सो हमको जो पढ़ना है, जो हमारा स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, दोनों को देख के होनी चाहिए, प्रीलिम्स एंड मेंस, ठीक है. क्योंकि मेंस में भी इंडस वैली सिविलाइजेशन का कल्चर के बारे में पूछ सकता है, उनका आर्ट के बारे में पूछ सकते हैं, उनका रिलीजन के बारे में पूछ सकते हैं, विच इज अ पार्ट ऑफ द कल्चर. ओके, तो यहाँ पे उनका ओरिजिन पढ़ना है, उनका फेजेस, मैच्योर फेज क्या है, कितना एक्सटेंट कहाँ तक था, सोसाइटी, इकोनॉमी, कल्चर, उनका क्या कॉन्टैक्ट था दूसरे कल्चर के साथ, जैसे कि मेसोपोटामियन कल्चर के साथ उनका क्या ट्रेड रिलेशंस बहुत अच्छा था, तो वो करना है. और डिक्लाइन क्यों हुआ, क्या प्रॉब्लम था. सो इस हिसाब से सिलेबस को देख के हमको कंटेंट लेना है. बट द थिंग इज द कंटेंट शुड बी ऑप्टिमम लेवल. वी शुड नॉट फोकस कि हाँ बेसिक पढ़ लिया और हम जाएंगे एग्जाम देंगे एंड विल एक्सपेक्ट कि काफ़ी बेसिक क्वेश्चन आएंगे. ऑलवेज हमको बेसिक प्लस एडवांस्ड. See, the word advanced does not mean कि we'll study everything. We'll study which is relevant. We'll study which is relevant to prelims and to mains. दोनों. तो मैं बार बार यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की कि मेंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपका मार्क्स, आपका रैंक डिसाइडिंग फैक्टर इज मेंस. ठीक है, ऑब्वियसली यू विल वंस यू क्लियर प्रीलिम्स देन ओनली यू विल बी एलिजिबल टू सिट इन द मेंस, बट स्टिल देन दोनों बहुत ज़रूरी है. कमिंग टू वैदिक सोसाइटी, वो आईवीसी के बाद हम वैदिक के बारे में पढ़ेंगे. यहाँ पे आप ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, उनका सब फार्मिंग कम्युनिटी सब कुछ जानना है. नियोलिथिक इसका पार्ट है, स्टोन एज का. अर्ली आयरन फेजेस 10,000 BC में आया था. अर्ली आयरन फेज केम इन 10,000 BC इन द लेटर वैदिक. तो ये भी पढ़ना है. फिर उसके बाद हम वैदिक सोसाइटी पढ़ेंगे. ठीक है, जितना भी वेदास है, उपनिषद है, पुराणास है, वो पढ़ेंगे. वैदिक में क्या पॉलिटिकल सोशल ऑर्गेनाइजेशन था, कैसे इवोल्यूशन ऑफ मोनार्की हुआ, कैसे यहाँ से लेके स्टेट फॉर्मेशन हुआ, जिसको हम बोलते हैं महाजनपदस. महाजनपदस जिसको हम बोलते हैं 16 ग्रेट किंगडम्स. तो कहीं ना कहीं उनका जो ओरिजिन था, इट केम फ्रॉम वैदिक सोसाइटी. वैदिक सोसाइटी लेटर वैदिक से आहिस्ता आहिस्ता इवोल्यूशन होके स्टेट फॉर्मेशन हुआ, अर्बनाइजेशन हुआ. और ये जो अर्बनाइजेशन, इट इज द सेकेंड अर्बनाइजेशन सिविलाइजेशन. तो इसको जो महाजनपदस बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सेकेंड अर्बनाइजेशन. सेकेंड. और क्योंकि द फर्स्ट अर्बनाइजेशन इज इंडस वैली सिविलाइजेशन, इट इज द फर्स्ट और अर्बन सिविलाइजेशन. ठीक है,
ओके, तो जब हम स्टेट फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 6th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, महाजनपद जी 6th सेंचुरी। तो यहाँ पे बुद्धिज्म आ गई थी, यहाँ पे जैनिज्म आ गई थी, यहाँ पे हम महाजनपद के बारे में साइड बाय साइड हम उनका जो रिलीजन आया था, बुद्धिज्म आया था, जैनिज्म आया था, आजीविका आई थी, चारवाका आई थी, ठीक है। तो ये जो 4 रिलीजन आए थे, इसको हम एक साथ बोलते हैं श्रमणा ट्रेडिशन, ठीक है, जो ब्राह्मणिज्म के अगेंस्ट में आई थी। ब्राह्मणिज्म लेटर वैदिक में ज्यादा रिजिड हो गया था, ऋग्वेदिक में तो आ गया था, लेकिन लेटर वैदिक में रिजिड हो गया था ब्राह्मणिज्म। और तो कास्ट सिस्टम, तो उसके खिलाफ जो रिलीजन, जो मूवमेंट आया था, उसको बोलते हैं श्रमणा मूवमेंट। तो ये सब चीज हम यहाँ पे पढ़ेंगे, यहाँ पे महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे, लास्ट नंदा डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, उसके टाइम पे अलेक्जेंडर आया था, वो सब इसी में हम कवर करेंगे। और यहाँ पे बुद्धिज्म के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, बुद्धिस्ट आर्ट के बारे में पढ़ेंगे, बुद्धिस्ट कल्चर के बारे में पढ़ेंगे, जैन आर्ट के बारे में पढ़ेंगे, जैन आर्किटेक्चर बारे में पढ़ेंगे, इंडिया में कहाँ कहाँ जैन आर्किटेक्चर है, क्या क्या है, एवरीथिंग स्टार्टिंग फ्रॉम साउथ कर्नाटका टू गुजरात टू राजस्थान, ठीक है। और कहाँ कहाँ पे, इवन इन उड़ीसा ऑल्सो। तो जहाँ जहाँ पे जैन आर्किटेक्चर है वो सब हम यहीं पे कवर करेंगे। तो साइड बाय साइड आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी कवर होता जाएगा, ओके। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मौर्यन एम्पायर आएगी, ठीक है, उसके बाद आएगी मौर्यन एम्पायर। तो मौर्यन एम्पायर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे, कौटिल्य के बारे में पढ़ेंगे, विल स्टडी अबाउट मेगास्थनीज। फिर हम अशोका, सबसे इंपॉर्टेंट वेरी फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी अशोका। काफी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 1-2 साल एवरी ऑल्टरनेटिव ईयर अशोका का एक क्वेश्चन आता रहता है। एंड बिकॉज मौर्यन एम्पायर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू प्रीलिम्स एंड ऑल्सो व्हेन इट कम्स टू मेंस। मेंस में पूछ सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल, फर्स्ट आई टेल यू प्रीलिम्स, जैसे कि 2022 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रीलिम में अशोकन इंस्क्रिप्शंस के बारे में पूछा गया था। अशोकन इंस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखा है इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। तो डिटेल निगाली सागर इंस्क्रिप्शन, बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस है, सब इंस्क्रिप्शन, उनका प्लेसेस, उनका एक मैपिंग कहाँ कहाँ सिचुएटेड है, नेपाल में है, नॉर्थ इंडिया में है, बहुत सारे जगह है, ठीक है। वो सब इंस्क्रिप्शंस हमको डिटेल में कवर करना है। फिर उनका धम्मा क्या था, जैसे कि अशोका का खास करके जो वॉर हुआ था, कलिंग वॉर के बाद उन्होंने ये वॉर करना छोड़ दिया था एंड ही स्टार्टेड धम्मा, जिसको हम बोलते हैं। नाउ ये धम्मा क्या है? सी, धम्मा वाज नॉट ए रिलीजियन, इट वाज नॉट ए रिलीजियन। धम्मा एक एथिकल कोड है और कोड ऑफ कंडक्ट है। इट इज एन एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट कि डू दिस डू दैट और डू दिस डोंट डू दैट, द डूज एंड डोंट्स, ठीक है। एक सोशल ऑर्डर रखने के लिए द डूज एंड डोंट्स। ये कोई रिलीजियन नहीं था, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन पूछा कि धम्मा कहीं ना कहीं पूरा का पूरा बुद्धिज्म कॉन्सेप्ट लेके आया था, नो, इट वाज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू बुद्धिज्म, नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू बुद्धिज्म। मतलब कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे कोई डायरेक्ट बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट नहीं था। बुद्धिस्ट का जो हम बुद्धिस्ट का थ्योरीज पढ़ते हैं, यहाँ पे नहीं था। हाँ, उसका कहीं ना कहीं जो मेटाफिजिकल चीज बुद्धिज्म से रिलेट कर सकते हैं, उसका जो कोर वैल्यूज है वो हो सकता है, लेकिन डायरेक्टली कोई डॉक्ट्रिन्स बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन्स नहीं था धम्मा के साथ। तो इस हिसाब से वी हैव टू कवर व्हेन इट कम्स टू बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। सारे डॉक्ट्रिन्स जो बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन्स है, जो जैनिज्म का डॉक्ट्रिन्स है, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन डिटेल, बिकॉज क्वेश्चंस आज के डेट में बहुत बन गया है डायनामिक। क्वेश्चंस विल नॉट बी इजी, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, क्वेश्चंस विल नॉट बी डायरेक्ट, बिकॉज दिस इज यूपीएससी एग्जाम, दिस इज नॉट अ 10th और 11th और 12th एग्जाम, इट इज एन यूपीएससी एग्जाम, वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्जाम। तो जो भी बोल रहे हैं कि बहुत इजी है, एक एक बुक से हो जाएगा, इट इज नॉट द केस, इट इज नॉट द केस, दैट इज नॉट द रियलिटी। आपको एक से ज्यादा बुक पढ़ना पड़ेगा। एंड इन दिस परफेक्शन आईएएस
हिस्ट्री में एक साथ, जब मैं सोर्सेस बताऊंगा, एक साथ बहुत सारे बुक्स से रेलिवेंट इंफॉर्मेशन लेके यहां पे आपको दिया जाएगा, एक साथ एक ही वक्त पे, ठीक है। आई विल कम टू दैट लेटर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, पोस्ट मौर्यन। ना मौर्यन के बाद पोस्ट मौर्यन आए। ना पोस्ट मौर्यन दैट इज 200 BC टू 300 AD, यहां पे बहुत सारे फ्रैगमेंटेशन हो गए, तो यहां पे बहुत सारे डायनेस्टीज के बारे में कवर करना पड़ेगा, जैसे कि शुंगा डायनेस्टी, पहले शुंगा आई थी, सातवाहना, ठीक है, छेदी डायनेस्टी, थोड़ा बहुत छेदी डायनेस्टी की मतलब उड़ीसा के तरफ, ठीक है। बाहर के फॉरेनर्स बहुत आए थे इसके टाइम पे, जैसे कि इंडो ग्रीक्स, ठीक है, जैसे कि इंडो ग्रीक्स आए थे, पार्थियंस आए थे, साकाज आए थे और कुशानाज आए थे। तो इन सब के बारे में पढ़ना पड़ेगा, खास करके कुशानाज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम गांधारा आर्ट के बारे में पढ़ेंगे, मथुरा आर्ट के बारे में पढ़ेंगे। सातवाहनाज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम अमरावती आर्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, अमरावती आर्ट के बारे में पढ़ेंगे, इंडो ग्रीस के बारे में पढ़ेंगे, बिकॉज गोल्ड कॉइन्स का जो प्रथा था उन्होंने लेके आए थे, ठीक है। तो ये सब इसी में कवर होगा। पार्थियंस के बारे में पढ़ेंगे, बिकॉज पार्थियंस के बारे में इनके टाइम पे क्रिश्चियनिटी आई थी, इनके टाइम पे क्रिश्चियनिटी आई थी, ठीक है। तो ये सब चीज पढ़ेंगे। ये नॉर्थ इंडिया में खास करके हो रहा था। तो साउथ इंडिया में क्या हो रहा था? साउथ इंडिया में संगम पढ़ेंगे। इसी साल दिस ईयर संगम से 2023 PYQ आया है, पिछला साल 2022 संगम से आया है। तो डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। सी क्वेश्चन आया, इसका मतलब ये नहीं बहुत ही ऊपर ऊपर से आ गया, बहुत ही इजी आएगा। क्वेश्चन आर डिफिकल्ट, सो फॉर दैट अ लॉट ऑफ बुक्स यू नीड टू कवर। नाउ द थिंग इज हाउ टू कवर। ऑब्वियस सी बात है, एक स्टूडेंट सारे बुक्स तो पढ़ नहीं सकता, क्योंकि वो सारे बुक्स अगर पढ़ेगा तो वो हिस्टोरियन बन जाएगा। यहाँ पे हिस्टोरियन बनना नहीं है, वी नीड टू क्लियर द पेपर, वी नीड टू क्लियर प्रीलिम्स सो दैट वी गेट एन अपॉर्चुनिटी टू राइट इन मेंस। सो यहाँ पे जो फैकल्टी, इट इज द वर्क ऑफ द faculty to read lot of books, make notes, and that to relevant notes, and provide it to the students in the institute, and also create questions and take test on them. So this is what we do here at Perfection IS. तो यहाँ पे कनिष्का कुशाना जब पढ़ेंगे तो कनिष्का के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे रिलीजन, शैविज्म, भगवतिज्म सब आ गया। भगवतिज्म कहाँ से आया? फॉर एग्जाम्पल भगवतिज्म आया है शुंगा के टाइम से, ठीक है। कैसे आया है पता चला? बेस नगर इंस्क्रिप्शन से आया है, बेस नगर इंस्क्रिप्शन, ठीक है, बेस नगर इंस्क्रिप्शन से आया। नाउ दिस क्वेश्चन बेस नगर इज रिलेटेड टू भगवतिज्म और वैष्णविज्म। ये 2023 प्रीलिम्स में इसी साल पूछा गया है, इसी साल पूछा गया है। नाउ ऑल दीज थिंग्स यू नीड टू कवर। नाउ ऐसा बुक बनी ही नहीं है जहाँ पे सारे चीज मिल जाए। द मोस्ट रियल थिंग ऑफ दिस प्रिपरेशन इज, बच्चे पूछते हैं कि एक बुक बता दो जहाँ पे सब मिल जाए। दुनिया में ऐसा कोई किताब बनी ही नहीं है कोई भी सब्जेक्ट का जहाँ पे हर चीज अवेलेबल हो। ऐसा कोई किताब बना ही नहीं। आप कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, वेदर इट्स हिस्ट्री और पॉलिटी और इकोनॉमी और ज्योग्राफी, ऐसे कोई किताब रहे नहीं। तो इट इज यू हु नीड टू एक्सप्लोर लॉट ऑफ थिंग्स, और उसमें एक डायनामिक प्रिपरेशन लाने की बहुत जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे एक फैकल्टी जो है, यहाँ पे उसका इट इज द मोरल ड्यूटी टू गिव यू अ डायनामिक व्यू और द डायनामिक लेवल ऑफ कंटेंट, सो दैट इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट बिकम्स वेरी इजी। बस स्टूडेंट का काम है उसको समझ के, उसके कॉन्सेप्ट समझ के, एंड उसको बार बार रिवाइज करने की बहुत जरूरत है। ओके, ठीक है। नाउ कमिंग टू गुप्ता। फिर उसके बाद और एक भी बहुत इंपॉर्टेंट, गुप्ता से उसका पोर्ट के बारे में पूछ सकता है। काफी पूछा भी है प्रीवियस ईयर, कुछ आप देख सकते हो 2021 में पूछा है पोर्ट के बारे में, इवन 2022 में भी पोर्ट के बारे में पूछा है। तो डिटेल में जाना बहुत जरूरी है। उनका पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, आर्ट्स क्या था, लिटरेचर, इकोनॉमी, सोसाइटी, एम्पायर में क्या चल रहा था, एवरीथिंग यू नीड टू कवर व्हेन इट कम्स टू गुप्ता। ओके, तो ये हो गया आपका एंशिएंट हिस्ट्री, यहीं पे कवर होता है। इतना एंशिएंट हिस्ट्री आपको कवर करना है, ठीक है, सेक्शन ए में।
फिर जब गुप्ता खत्म हो जाता है, फिर उसके बाद हम पहुंचते हैं सेक्शन बी में, दैट इज अर्ली मेडिएवल। पहले अर्ली मेडिएवल, और जाहिर सी बात है गुप्ता के बाद बहुत डिसइंटीग्रेशन हो गया था। नाउ क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, एवरीथिंग यू नीड टू कवर व्हेन क्लासेस में ये सब चीज़ बताया जाएगा। सी यहाँ पे मैं हिस्ट्री क्लास नहीं ले रहा हूँ कि हर चीज़ यहाँ पे बताऊँ, बट जितना जितना ज़रूरत है मैं बता देता हूँ। बट द थिंग इज द पर्पज ऑफ टेकिंग दिस सेशन इज टू लेट यू नो कि हाउ मच हिस्ट्री बिकम्स इम्पोर्टेंट ओनली इफ यू हैव ऑन an optimum level of content with you, ठीक है। But yes, the thing is revision is the key. You have to revise everything minimum 3 times or 3 to 4 times before the exam. It means 1 साल के अंदर आपको रिवाइज करना है। ये सिर्फ हिस्ट्री की नहीं है, सारे सब्जेक्ट्स की आपको रिविजन करना ही पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट कमिंग टू अर्ली मेडिएवल। अर्ली मेडिएवल में आपको मेजर डायनेस्टीज क्या क्या था उसके बारे में पढ़ना है। चोला एम्पायर तो बाद में आएगी, उससे पहले ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल में राष्ट्रकूटस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो वहाँ पे चोलाज एम्पायर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है, जो टेम्पल्स है, क्योंकि यहाँ पे टेम्पल आर्किटेक्चर बहुत पीक में था। यहाँ पे टेम्पल आर्किटेक्चर बहुत पीक में था, ठीक है। खास करके साउथ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर बहुत पीक में था, तो उनके बारे में भी पढ़ना है। फॉर एग्जांपल बृहदेश्वर टेम्पल, बहुत सारे टेम्पल्स है। फिर उनका क्या एग्रेरियन और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था। राजपुत्रास कौन है, राजपुत्रास मतलब यहाँ पे हम पढ़ेंगे जो राजपूत किंगडम्स है, जो राजपूत किंगडम्स है उनके बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पे जब राजपूत किंगडम्स के बारे में पढ़ेंगे, उनका क्रोनोलॉजी क्वेश्चन आजकल बहुत आ रहे हैं। उनका क्रोनोलॉजी क्वेश्चंस बहुत आजकल आ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि किसके बाद कौन आया था, ठीक है। किसके बाद कौन आया था अगर आपको पता है, अगर आपको डिटेल भी पता नहीं है, लेकिन इफ यू ओनली नो कि किसके बाद कौन आया था एक ऑर्डर में, सो दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन ऑल्सो यू कैन अटेंड एंड कैन मेक ए करेक्ट गेस इफ यू ओनली नो द क्रोनोलॉजी। तो क्रोनोलॉजी क्वेश्चन आजकल काफ़ी आ रहे हैं, 1-2 तो आता ही रहते हैं हर 2 साल में, ठीक है। फिर पोजीशन ऑफ वुमेन क्या था, अरब्स इन सिंध, गजनविड्स डायनेस्टी, वो भी आहिस्ता आहिस्ता इंडिया में आए, तो ये सब पढ़ना है। नाउ कमिंग टू कल्चरल ट्रेंड्स, यहाँ पे 750 टू 1200 में क्या क्या चेंजेस हुआ था। रिलीजियस कंडीशंस काफ़ी चेंज होने लगे, इस्लाम आया, तो वो सब चीज़ क्या, सूफी मूवमेंट हुआ, भक्ति मूवमेंट हो रहा था, एवरीथिंग इट्स अ मिसलेनियस थिंग। इंडिया में क्या क्या चल रहा है हर जगह, तो वो भी करना है। इम्पोर्टेंस ऑफ टेम्पल्स, देखो इम्पोर्टेंस ऑफ टेम्पल्स लास्ट ईयर 2022 मेंस GS1 क्वेश्चन नंबर 1 10 मार्क्स, दैट इज 150 वर्ड्स में लिखना है। और क्वेश्चन टेम्पल्स के बारे में भी है, दैट इज मेडिएवल टेम्पल्स। क्वेश्चन आया था मेडिएवल टेम्पल्स के बारे में, तो अगर आप सिलेबस देखोगे आपको क्लियर कट पता चल जाएगा मेडिएवल टेम्पल्स के बारे में। ये मेडिएवल टाइम है, ठीक है। मेडिएवल टेम्पल्स में क्या सोसाइटी के साथ कनेक्ट किया था, कि मेडिएवल टेम्पल्स ने उस टाइम पे मेडिएवल टेम्पल्स का सोसाइटी के ऊपर क्या था, ठीक है। तो वो क्वेश्चन आपको 10 मार्क में 150 वर्ड्स में लिखना है, तो यहाँ पे डिटेल होना बहुत जरूरी है, और कनेक्टिविटी। फिर शंकराचार्य के बारे में जानना, इस्लाम, सूफीज्म, जैसे कि मैंने बोला इस्लाम उस टाइम आया था, सूफीज्म के बारे में पढ़ना। इट्स अ पार्ट ऑफ भक्ति मूवमेंट, इट्स अ पार्ट ऑफ भक्ति मूवमेंट, ठीक है। लिटरेचर उस टाइम का, साइंस, अल्बरूनीज इंडिया, तो अल्बरूनी के बारे में भी लिखा है, तो इसके बारे में भी करना है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, उस टाइम के क्या क्या आर्ट था, क्या क्या आर्किटेक्चर, एवरीथिंग। सी जब 700 टू 1200 AD के बारे में बात ही हो रही है, तो ऐसा नहीं कि हम सिर्फ एक पर्टिकुलर रीजन से बारे में पढ़ रहे हैं, हमको कश्मीर के बारे में भी पढ़ना है। यू नेवर नो, दिस ईयर क्वेश्चन नहीं आया, अगले साल आ सकता है। हमको जब कश्मीर में बात करें तो वहां पे हमको कारपोटा डायनेस्टी के बारे में बात करना है, इसी टाइम के आसपास है। तो एवरीथिंग इन कारपोटा डायनेस्टी के बाद क्या हुआ था, कश्मीर रिलेटेड एवरीथिंग। सी द थिंग इज हियर अगेन, 3 से 4 बुक जब एक आदमी पढ़ लेता है तो उसको पता चल जाता है कि कैसे क्या हुआ था। सो यहाँ पे आई विल बी पर्सनली गिविंग यू नोट्स और द एक्सप्लेनेशन
of history from various sources, so that, and that too in a limited period of time, so that you have to simply understand that concept in class, and then you have to revise. You have to simply revise twice or thrice, and then start giving test series. Okay, ठीक है. नेक्स्ट, फिर हम प्योर मिडिएवल पे आते हैं. यहां पे तो यहाँ पे 13th 14th सेंचुरी की बात, मोहम्मद गोरी आया था, कॉजेस क्या था, कॉन्सिक्वेंसेस, एवरीथिंग. फिर हम दिल्ली सुल्तानत की बात करेंगे. ठीक है, दिल्ली सुल्तानत के बारे में बात करेंगे. दिल्ली सुल्तानत के बारे में जब बात करेंगे, यहाँ पे उनका आर्ट एंड आर्किटेक्चर क्या था, उनका वहाँ पे कंडीशन क्या था, किसने क्या बनाया है, ठीक है, वो सब बात करेंगे. खिलजी के बारे में बात करेंगे. दीज आर ऑल पार्ट ऑफ सुल्तान. उनका क्या कॉन्क्वेस्ट था, मोहम्मद तुगलक डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, ये सब हम कवर करेंगे. ठीक है. फिर दिल्ली सुल्तान उस टाइम पे मिस्टिक मूवमेंट्स इन हिंदुइज्म, इन इस्लाम, उनका आर्किटेक्चर, लिटरेचर, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, एवरीथिंग. बट सी द थिंग इज यू हैव टू कवर वेरी डायनामिक वे. ऐसे आप जब देख रहे हो आपको लग रहा है कि बहुत ही हेवी है, बहुत ही एग्जॉस्टिव होगा, वैसा बिल्कुल नहीं है. द फर्स्ट थिंग फॉर हिस्ट्री, not in history, for any subject, is not to get intimidated by the syllabus. You need to have interest. जब तक आपके पास ये इंटरेस्ट है, यही इंटरेस्ट, हार्डकोर इंटरेस्ट इन स्टडीज, और हमेशा ये इंटरेस्ट के पीछे आपका यूपीएससी बनने का कॉज होना चाहिए. अगर आपको पता है कि यू हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग कॉज to clear UPSC, you want to be an IS officer or you want to be an IPS officer, you need to have a strong cause. And if your cause is strong, so automatically your interest will be strong. And once your interest becomes strong, your subject becomes strong. And once your subject becomes strong, your prelims become strong and your mains become strong. So everything goes back to this interest. जब तक आपके पास वो इंटरेस्ट है पढ़ने का, इंटरेस्ट मीन्स व्हाट, इंटरेस्ट मीन्स खुशी. आपको जबरदस्ती नहीं पढ़ना है, यू हैव टू क्रिएट दैट इंटरेस्ट. एक बार जब इंटरेस्ट आ जाता है पढ़ने का, तो आपको पता भी नहीं चलेगा आप 8 घंटा पढ़ रहे हो, 10 घंटा पढ़ रहे हो, बिकॉज आप उसको, लाइक यू आर एंजॉइंग द प्रोसेस. सो इट इज मोर इंपॉर्टेंट टू एंजॉय द प्रोसेस, टू एंजॉय स्टडिंग, सो दैट यू क्रिएट दिस इंटरेस्ट, सो दैट ऑटोमेटिकली वो आपके सब्जेक्ट में या फिर आपके पेपर में दिखेगा. ओके, फाइन. फिर उसके बाद थोड़ा साउथ में चलते हैं. आज दिस ईयर प्रीलिम्स में 2023 में बहुत साउथ डायनेस्टी से क्वेश्चन आए थे. फॉर एग्जांपल विजयनगर से आया था इस बार. ठीक है, मेजर 15th और 16th सेंचुरी में मेजर प्रोविंशियल डायनेस्टीज. विजयनगर एम्पायर वेरी फेवरेट टॉपिक, वेरी फेवरेट टॉपिक. यूपीसी में आता है, स्टेट एग्जाम्स में आता है. इस बार हरियाणा पीसीएस में भी आया है, 2 क्वेश्चन आया है. यूपीसी में भी इस बार 2023 प्रीलिम्स में आया है. ठीक है, लोधी डायनेस्टी, फिर मुगल बाबर आ गया, हुमायूं, सूर एम्पायर, उसके बीच में थोड़ा बीच में सूरी डायनेस्टी आया था 1540 में. ठीक है, फिर कैसे पोर्तुगीज 1498 में आए. ठीक है, ये सब उसके साइड में ये भी चल रहा था, कबीर, गुरु नानक. दीज आर ऑल पार्ट ऑफ भक्ति मूवमेंट्स. ठीक है, दीज आर ऑल पार्ट ऑफ भक्ति मूवमेंट्स. कैसे रीजनल लिटरेचर बढ़ रहा है, एवरीथिंग साइड बाय साइड एज इन अ वेरी रिफाइंड फॉर्मेट आपको पढ़ना है. ठीक है, फाइन. फिर फाइनली अकबर. फिर ये पूरा का पूरा मुगल, और मुगल के साइड में डेक्कन में क्या चल रहा था, फिर मराठा के साथ क्या था, शिवाजी, उनका कल्चर क्या था, कनेक्टिविटी करके विथ ए प्रॉपर विजुअलाइजेशन. सी यू हैव टू विजुअलाइज हिस्ट्री कि अच्छा ये टाइम पे यहाँ पे मराठा था, अच्छा यहाँ पे दिल्ली सुल्तानेट था, अच्छा यहाँ पे ये था, उस टाइम पे ये आया था बाहर से. तो एवरीथिंग you have to do it in a very visualization way. So here in Perfectionist what we do is we'll make you study in a very visualization way so that you understand it very easily. आपको अच्छे से पता चलेगा. That too it's not limited to one NCERT or one particular book. We are giving you a package from some 8 to 9 to 10 sources which I'll show you here. What are the sources from where we'll be providing you the content in the classroom. ठीक है, फाइन. तो ये मुगल एम्पायर हो गया. फिर मुगल एम्पायर डिक्लाइन हुआ, तो ये सब हम कवर करेंगे. ना आगे बढ़ते हैं. अभी फाइनली मिडिएवल के बाद आता है ब्रिटिश. ठीक है, ना ब्रिटिश में शुरू करेंगे हम. ब्रिटिश में पहले तो कार्नाटिक वॉर्स, बिकॉज कार्नाटिक वॉर्स इज एंग्लो फ्रेंच वॉर्स. कब शुरू हुआ था,
1746 टू 48 पहला वॉर हुआ, ख़त्म कब हुआ? थर्ड कार्नाटिक वॉर, ये फर्स्ट वाला। फिर थर्ड कहाँ पे ख़त्म हुआ? 1756 टू 1763। बीच में सेकेंड भी हुआ था 1754 में, और 56 में एंड हुआ। ठीक है, 54 में एंड हुआ। सो ये कार्नाटिक वॉर्स क्यों हुए थे? वाई, उनका क्या इफेक्ट था, और कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को बूस्ट मिला, क्योंकि फ्रेंच को हराया था उस टाइम पे। तो ये सब कवर करेंगे। उस टाइम पे कैसे बंगाल को कॉन्क्वेस्ट किया। बंगाल को कॉन्क्वेस्ट मतलब क्या? यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। हम प्लासी के बारे में पढ़ेंगे, बैटल ऑफ प्लासी। हम बैटल ऑफ बॉक्सर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्लासी और बॉक्सर कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को हेल्प किया टू क्रिएट देयर ओन कंसोलिडेशन इन बंगाल, और जब बंगाल हाथ में आएगा तो कैसे इंडिया हाथ में आएगा, ये सब डिटेल में हम कवर करेंगे। ठीक है, एंड दैट टू इन अ वेरी रिफाइंड वे, ऐसा नहीं कि एग्जॉस्टिव है और एक एसे की तरह आपको पढ़ाएंगे। यहाँ पे विल गिव यू इन अ वेरी रिफाइंड वे सो दैट इट बिकम्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, और वही चीज़ आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। ठीक है, फाइन। तो ये भी कवर करेंगे। और इसमें फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे, जैसे कि एक बैटल ऑफ बेदारा है, बैटल ऑफ बेदारा, ये हुआ था 1559। ठीक है, इसमें पूरी तरीके से डच को हराया इंग्लिश ने। तो अगर ध्यान से देखेंगे, कार्नाटिक वॉर के टाइम पे 1750s में डच को पूरी तरीके से हराता है, पूरी तरीके से हराता है इंडिया से। बंगाल को हराता है, बैटल ऑफ प्लासी। फ्रांस को हराता है उसी टाइम पे, थर्ड कार्नाटिक वॉर। तो एक टाइम पे तीन चीज चल रहा है। तो इस टाइम पे अगर आप इस तरीके का कंटेंट दोगे तो थोड़ा डायनामिक भी रहेगा, एंड द आंसर विल बी वेरी एनरिच्ड। बहुत ये सब चीज, ये सब कंटेंट प्रीलिम्स के लिए तो जरूरी है, बट व्हेन ओवरऑल मेंस आंसर ऑल्सो कम कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस टाइम पे किस तरीके से अपना कंसोलिडेशन किया। सो वेरी 3 डिफरेंट डायमेंशंस यू कैन गिव। पीपल विल गिव ओनली अबाउट कार्नाटिक वॉर, बट यू कैन गिव अबाउट कार्नाटिक वॉर, यू गिव अबाउट प्लासी, और ऑल्सो यू गिव अबाउट बैटल ऑफ बेदारा, जो कि बहुत कम लोगों को पता है। सो दिस इज द वे यू हैव टू राइट अ मेंस आंसर व्हेन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इज आस्क्ड इन एग्जाम। फिर बहुत सारे एक्ट्स हुए हैं। फिर उसके बाद हम एंग्लो मराठा वॉर के बारे में पढ़ेंगे। ब्रिटिश राज आ गई, फिर रेगुलेटिंग एक्ट आया। ठीक है, फिर रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आई, फिर पीट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 आई। इसका क्यों आई, क्या इसका डिफेक्ट्स था जिसके वजह से पीट्स इंडिया एक्ट आई। सी द थिंग इज हियर, वन एक्ट क्वेश्चन ऑल्सो आर ऑलवेज आस्क्ड इन प्रीलिम्स। दिस ईयर क्वेश्चन नहीं आया था, बट लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था। उससे पहले एक एक्ट से क्वेश्चन आता है, एंड दैट एक्ट क्वेश्चन इज नॉट दैट इजी। इजी क्वेश्चन आ सकता है, मना नहीं कर रहा हूँ, बट व्हाट इफ डिफिकल्ट क्वेश्चन कम, डिफिकल्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो कम आस्क्ड इन पेपर। नाउ रेगुलेटिंग एक्ट, अगर आप लक्ष्मीकांत बुक देखोगे तो वो पॉलिटी के हिसाब से वहां पे 4 पॉइंट या 5 पॉइंट है, लेकिन दिस एक्ट इज वेरी बिग। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूंगा, ये एक्ट किसको रेगुलेट करने के लिए आई थी? टू हुम? टू ईस्ट इंडिया कंपनी। कहां पे रेगुलेट करने के लिए आई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी कहां था? इंडिया में था, बट इंडिया में रेगुलेट करने आई थी। इंडिया में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको रेगुलेट करेगी, प्लस ब्रिटेन में जो उसका ऑफिस है उसको भी रेगुलेट करेगी। क्या प्रोविजन है, एवरीथिंग दोनों पर्सपेक्टिव से हम कवर करेंगे इधर, दोनों पर्सपेक्टिव से। ओके, सिमिलरली पीट्स इंडिया एक्ट क्यों आई थी, रीजन क्या था, व्हाई केम, और उसका प्रोविजंस क्या था। तो एवरीथिंग वी विल बी कवरिंग। ओके, और रेगुलेटिंग एक्ट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था? सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि यहाँ पे जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल है, ठीक है, गवर्नर जनरल इन काउंसिल जो होगा से कहाँ पे? रेगुलेटिंग एक्ट में। इसमें गवर्नर जनरल रहेगा, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहेगा जो कि वॉरेन हेस्टिंग्स है, प्लस और 4 काउंसिलर रहेंगे। ठीक है, 4 काउंसिलर रहेंगे, इसी टोटल को बोलते हैं गवर्नर जनरल काउंसिल। बट व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये था कि जो डिसीजन ये लेंगे इट विल बी बाइंडिंग ऑन द गवर्नर जनरल ओनली, बाइंडिंग। तो कहीं ना कहीं गवर्नर जनरल के पास उतना पावर नहीं था, सो दैट्स अ डिफेक्ट। तो एडमिनिस्ट्रेशन सही से चल ही नहीं रहा था, और 4 में से 3 आदमी, 3 people were not supporting the governor general except one guy. That one guy name was some Borwell or something, Barwell, sorry,
एक्सेप्ट बारवेल द अदर 3 guys लाइक क्लेवरिंग और एक मॉनसॉन, ये सब लोग थे, ये सब सपोर्ट नहीं किए थे वॉरेन हेस्टिंग्स को, बिकॉज वॉरेन हेस्टिंग्स वाज नॉट ए दैट वेरी लाइक्ड पर्सन इन ब्रिटेन ऑल्सो। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस टाइम पे क्या क्या किया था, तो देखिए यहाँ पे जब हम रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जब वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या क्या किया है वो भी पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसके टाइम पे रोहिला वॉर हुआ था, ठीक है, रोहिला वॉर हुआ था 1775 में। अब ये रोहिला वॉर कौन था, ये अच्छो एक अफगान्स के एक पर्टिकुलर लोग थे जो कि रोहिलखंड में रहते थे। तो ये वॉर किसके बीच में हुआ, ब्रिटिश क्यों की, एवरीथिंग विल बी कवरिंग हियर, ठीक है। रोहिला वॉर हो गया, यहाँ पे फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ था, क्यों हुआ था वो रीजन भी जानना जरूरी है फॉर डिटेल्ड क्वेश्चन। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ था, तो ऑल दीज थिंग्स, नंद कुमार का यहाँ पे ट्रायल भी हुआ था, क्यों ट्रायल हुआ था वो भी हम इसी के अंडर में पढ़ेंगे। फिर इसके अंडर में पिट्स इंडिया एक्ट भी आई, तो गवर्नर जनरल वाइज भी हम यहाँ पे परफेक्शन आइस में कवर करते हैं। ईच गवर्नर जनरल के अंडर में क्या क्या इवेंट्स हुआ था, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन डिटेल, ठीक है। फिर उसके अंडर में फिर उसके फॉर एग्जाम्पल इनके बाद कौन आएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद कौन आता है, वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस आते हैं। और लॉर्ड कॉर्नवालिस के अंडर में क्या आया था, जमींदारी सिस्टम आया था, ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट जिसको बोलते हैं वो आई थी। तो ये इसके अंडर क्या क्या प्रोविजंस था, क्या वो चीज़ था। फिर रॉयतवारी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, फिर मालवार के बारे में पढ़ेंगे, एवरीथिंग विल बी कवरिंग, ठीक है। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों हुआ, वन वे फ्री ट्रेड ब्रिटिश लाई थी, ठीक है, ये भी कवर करेंगे। कमर्शियलाइजेशन एग्रीकल्चर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कमर्शियलाइजेशन एग्रीकल्चर मीन्स ब्रिटिश ने क्या किया, हमारे इंडिया को एज ए सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स देखा कि यहाँ पे बस रॉ मटेरियल्स प्रोड्यूस करेंगे, फॉर एग्जांपल कॉटन, इंडिगो, और उसी रॉ मटेरियल को लेके हम ब्रिटिश जाएंगे और ब्रिटिश के इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में हम हेल्प करेंगे। सो दिस वाज कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। जब हम जो भी एग्रीकल्चरल क्रॉप्स करते हैं हम कमर्शियलाइज करते हैं, तो इसी के वजह से हमारा जो यहाँ पे फैमाइन्स बहुत हुए थे, क्योंकि कैश क्रॉप्स हो रहा था, सारे के सारे कैश क्रॉप्स हो रहे थे और वो जबरदस्ती ब्रिटिश कर रहे थे, इसी के वजह से फैमाइन हुआ था। और जब फैमाइन पढ़ेंगे तो काफ़ी सारे फैमाइन कमीशंस यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। सो दिस इज द वे यू हैव टू कवर हिस्ट्री व्हेन इट कम्स टू मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। फिर वेस्टर्न एजुकेशन, मॉडर्न आइडियाज, रेनाइसा, राजा राममोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, देवेंद्र नाथ टैगोर, केसी केशव चंद्र सेन, एवरीथिंग जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए हैं यहाँ पे कैसे करेंगे, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स को हम पार्ट में डिवाइड कर देंगे। हम नॉर्थ को अलग कर देंगे, साउथ को अलग कर देंगे, ताकि और वेस्ट को अलग कर देंगे, ईस्ट को अलग कर देंगे। सो यहाँ से क्या होता है, क्लैरिटी होती है कि आपको पता चल जाए कि कहाँ से कौन आया था और किस तरीके का सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स किया था। तो यहाँ पे जब सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स की बात आएगी, so what we'll do first of all we'll divide between reformist and versus revivalist, ठीक है, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। रिवाइवलिस्ट और तो रिवाइवलिस्ट आर्य समाज वाज अ रिवाइवलिस्ट मूवमेंट, राजा राममोहन रॉय वाज अ रिफॉर्मिस्ट, तो सैयद सर अहमद खान वाज अ रिफॉर्मिस्ट। तो इस तरीके से हम कवर करेंगे, जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रीब्यूटर्स। तो एक स्पेशल एक नहीं, वैसे यहाँ पे 8 से 10 सेशन में यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूटर्स का लेता हूँ। जो मेन कॉन्ट्रीब्यूटर स्टार्टिंग फ्रॉम राजा राममोहन रॉय टू बाल गंगाधर तिलक टू सुभाष चंद्र बोस टू महात्मा गांधी टू जी.के. गोखले टू स्वामी विवेकानंद टू सी राजगोपालाचारी to Rajendra Prasad, to Swami Sahajanand, everything in detail will be covered in the first modern history का first 8 to 10 classes में contributors. होता क्या है, when you cover the contributors first, you know 50% of the history. You know 50% of the modern history. Why? Because आप एक एक contributor के पूरा events कर रहे हो, तो आप सारे history के events भी जान रहे हो through contributors. इसके बाद when you start from the arrival of Europeans, तो क्या होता है, आप पहले से
30-40-50% हिस्ट्री पहले से आपको पता होता है जब आप पहले का 10 क्लास करोगे, तो एक कंफर्टेबल चीज़ आ जाती है, आप हिस्ट्री के साथ थोड़ा बहुत घुल मिल जाते हो. सो दैट इज व्हाट आई डू एंड वी ऑल्सो इन परफेक्शनाइज डू, ड्यू टू विच द स्टूडेंट्स आर वेरी, द स्टूडेंट्स जो यहाँ पे क्लास कर रहे हैं तो उनको भी काफ़ी कंफर्टेबल हो रहा है हिस्ट्री के साथ. ठीक है. फिर रेजिस्टेंस कैसे हुआ, 1857 रिवोल्ट में आ जाते हैं. 1857 रिवोल्ट हम सबको पता है, सेपॉय म्यूटिनी, फिर इनका नेचर क्या था, ये सब हम कवर करेंगे. फिर डायरेक्टली कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल. उसका फर्स्ट फेज नेशनल कॉन्शियसनेस कैसे हुआ, आईएनसी कैसे आई 1885, फिर आईएनसी के बाद मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट क्या हुआ. यहाँ पे हम तिलक के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पे हम जीके गोखले के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. जीके गोखले, जैसे कि जीके गोखले किसके पॉलिटिकल गुरु थे, जीके गोखले महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु थे. नाउ द क्वेश्चन कम्स, जीके गोखले महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु थे. नाउ द थिंग इज व्हेन यू गो डीप, व्हेन इट कम्स टू प्रीलिम्स, क्वेश्चन आ सकता है कि महात्मा गांधी और जीके गोखले मिले कब थे. क्या महात्मा गांधी 1915 से जब साउथ अफ्रीका में थे क्या वो इंडिया आए थे? यस, वो इंडिया आए थे. कब आए थे? 1901 आईएनसी सेशन में आए थे. और जब आए थे जीके गोखले से मिले थे, उनके साथ बात किए थे, मिलके वो वापस गए थे साउथ अफ्रीका. देन ही केम बैक इन 1915. ठीक है. 1915 में वापस आए. तो कहीं ना कहीं दीज काइंड ऑफ थिंग यू नीड टू नो व्हेन इट कम्स टू प्रीलिम्स, बिकॉज आजकल क्वेश्चंस बहुत डीप में पूछा जाता है. ठीक है. तो इस हिसाब से हम पढ़ेंगे. देन हम बात करेंगे यहाँ पे दादा भाई नायरोजी के बारे में बात करेंगे. देन हम सूरत स्प्लिट में बात करेंगे. ठीक है. सूरत स्प्लिट के बारे में बात करेंगे. तो सूरत स्प्लिट में कौन आईएनसी प्रेसिडेंट थे? रास बिहारी घोष, GHOS, रास बिहारी घोष. नाउ आई विल सजेस्ट कि जो इम्पोर्टेंट साल है, इट इज ईयर्स, जो भी कुछ इवेंटफुल ईयर है, कुछ इवेंट, बड़ा इवेंट हुआ है, उस साल का आईएनसी प्रेसिडेंट जानना बहुत जरूरी है. फॉर एग्जांपल सूरत स्प्लिट में, क्योंकि सूरत स्प्लिट इज एन इंपॉर्टेंट इवेंट, तो आपको पता होना चाहिए कि वहां पे प्रेसिडेंट कौन थे. ठीक है. 1907. अगर मैं पूछूंगा 1908 में कौन था ना, 1908 में कुछ अच्छा, कुछ मतलब इवेंटफुल चीज तो हुआ नहीं था. नो इवेंटफुल थिंग हैपेंड इन 1908. बट रास बिहारी घोष बिकेम द आईएनसी प्रेसिडेंट अगेन कंजिक्यूटिवली. सो पता तो नहीं है, लेकिन क्योंकि रास बिहारी घोष कंजिक्यूटिवली प्रेसिडेंट हुआ है, तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है प्रीलिम्स के लिए. ठीक है. तो उस हिसाब से फॉर एग्जांपल 1909 में सबसे बड़ा इवेंट क्या हुआ था? मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स हुआ था. ठीक है. मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स हुआ था ना. मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट्स मुस्लिम्स को दिया गया था ना. उसी साल आईएनसी का प्रेसिडेंट कौन था? बिकॉज इन्होंने कंडेम किया था. ठीक है. उसी साल आईएनसी प्रेसिडेंट कौन था? उसी साल आईएनसी प्रेसिडेंट था मदन मोहन मालवीय. ठीक है. मदन मोहन मालवीय. ना जब हम मदन मोहन मालवीय कर रहे हैं, तो इसका हमने कंट्रीब्यूटर, जो मैंने अभी बताया कुछ टाइम पहले कि पहले हम कंट्रीब्यूटर्स करेंगे, तो हम मदन मोहन मालवीय के बारे में ऑलरेडी कर चुके होते हैं. तो एक कंफर्टेबिलिटी आ जाती है जब इसके बारे में पता. अच्छा, मदन मोहन मालवीय, अच्छा वो मदन मोहन मालवीय जिनके बारे में हमने सब कुछ कवर कर रखा है. फॉर एग्जाम्पल मदन मोहन मालवीय की यहाँ पे डिटेलिंग अगर करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मदन मोहन मालवीय क्या थे? मदन मोहन मालवीय एक मॉडरेट थे. ठीक है. लोगों को लगता है कि ये एक्सट्रीमिस्ट है, लेकिन ये गलत है. ही वॉज अ मॉडरेट लीडर. उन्होंने हिंदू महासभा शुरू किया था. उन्होंने हिंदू महासभा 1915 में शुरू किया था. कहां पे किया था? हरिद्वार पे किया था. ठीक है. अब जब हरिद्वार में किया था, तो यही आदमी है जो कि हरिद्वार में जो गंगा आरती होती है, जो गंगा आरती होती है, गंगा आरती का जो ट्रेडिशन होता है, उन्होंने लेके आए थे. आज भी होता है, शाम को होता है हरिद्वार पे, हम सबको पता है. ये वही है
जो लेके आए थे। नाउ द थिंग इज हाउ टू गो डीप। देखिए हर बुक में सारे चीज नहीं मिलेगा, सारे चीज नहीं मिलेगा, मैं बार बार बोल रहा हूं। अभी मैं बुक का नाम भी बताऊंगा आगे, आपको पूरा वीडियो देखनी है सो दैट यू विल कम टू नो। अब रीजन क्या है, हिंदू महासभा के बारे में तो हमने बात कर लिया, मोस्टली सबको पता है, लेकिन यहां पे हमको कनेक्ट करना है, हमको कनेक्ट करना है थोड़ा करंट अफेयर के साथ जहां पे जरूरी है। फॉर एग्जांपल हम सबको पता है आज के डेट में नमामि गंगे मिशन, सबको पता है नमामि गंगे मिशन एक की फ्लैगशिप स्कीम है, गंगा को क्लीन करने के लिए सरकार का चलता है ना। आपको हैरानी होगी कि उस टाइम पे 1915 में मदन मोहन मालवीय ने हिंदू महासभा के साथ मिलके एक और महासभा बनाई थी जिसका नाम है गंगा महासभा। ठीक है, गंगा महासभा क्यों बनाई थी, गंगा को क्लीन करने के लिए और गंगा में डैम ना क्रिएट करने के लिए और ना बनाने के लिए, ताकि गंगा का फ्री फॉल रहे, तो इसमें फ्री फ्लो रहे। ठीक है, तो यहां पे उन्होंने एक एग्रीमेंट बनाया ब्रिटिश के साथ, उसका एग्रीमेंट का नाम था एग्रीमेंट ऑफ 1916। नाउ ये अगर क्वेश्चन आ गया कि एग्रीमेंट ऑफ 1916 इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, वहां पे एक लखनऊ पैक्ट भी रहेगा 1916, पर लखनऊ पैक्ट हैज नथिंग टू डू हियर। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज दे विल ट्राई टू ट्रैप यू, क्योंकि ये एग्रीमेंट ऑफ 1916 है, तो यहां पे भी 1916 है, लखनऊ पैक्ट में भी 1916 है, लेकिन वो गलत आंसर है। गलत आंसर है रिलेटेड टू गंगा महासभा, एग्रीमेंट ऑफ 1916। इसका हिंदी का नाम है अविरल गंगा रक्षा, अविरल मतलब फ्री फ्लो गंगा रक्षा एग्रीमेंट को बोलते हैं योजना और समथिंग। ठीक है, अविरल गंगा रक्षा योजना करके या इनको बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बस अब एग्रीमेंट ऑफ 1916 भी अगर आपको पता है कि हाँ रिलेटेड टू मदन मोहन मालवीय, तो आपका उस काइंड ऑफ क्वेश्चन में काम बन जाएगा। सो दिस इज हाउ यू हैव टू स्टडी। ठीक है, इवन मदन मोहन मालवीय आज के डेट में जो हमारा मदन मोहन मालवीय वो चीज लेके आए, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते जो हमारे इंडियन एम्ब्लेम में है, उसका जो लीगेसी इनको जाता है, दिस ही इज द पर्सन हु ब्रॉट दिस। तो इस तरीके का और भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन है जो हम कवर करेंगे व्हेन लाइक हम मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास लेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से बहुत से अदर है, वी.डी. सावरकर के बारे में भी ऐसे करेंगे, सुभाष चंद्र बोस के बारे में करेंगे, और सबसे बड़ी चीज बी.आर. अम्बेडकर के बारे में करेंगे। बी.आर. अम्बेडकर के बारे में तो ऐसा है कि मतलब 2-3 घंटा लग जाएगा इनके बारे में, इतना कंटेंट है। और इम्पोर्टेंट भी है, इनका स्टैचू अभी हैदराबाद में हुआ है, सबसे बड़ा ब्रॉन्ज स्टैचू, तो इनके बारे में भी सब कुछ जानना बहुत जरूरी है। उनका सोशल कॉन्ट्रीब्यूशंस, उनका पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस, 1920s में वो सोशली एक्टिव थे, 1930s में वो पॉलिटिकली एक्टिव थे, क्यों सोशल से पॉलिटिकल ट्रांसफर किया, ऑल दीज थिंग्स विल बी कवर्ड। क्योंकि ये मेंस पर्सपेक्टिव से पूछ सकता है कि क्या वो सिर्फ सोशली एक्टिव थे, ऐसा क्या हो गया सोशली जब वो ऑर्गेनाइजेशन बहिष्कृत हितकर्णी सभा, फिर तुम्हारा जो सत्याग्रह किए थे कालाराम सत्याग्रह, मनुस्मृति जला दिया था, वो सब सोशली वो कर रहे थे, लेकिन सडनली ऐसा क्या हो गया कि वो 1930s में डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स डिमांड करना चालू किए। तो ये जो शिफ्ट हुआ था वही पूछेगा आपको मेंस में, तो एक बहुत ही अच्छा कंटेंट विद एनालिसिस प्रॉपर प्रेजेंटेशन में लिखना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए यहाँ पे अगर 15 मार्क का क्वेश्चन आता है, 10 या फिर 10.5 11 लाने के लिए आपको अच्छा कंटेंट देना पड़ेगा। सो ऑल दीज थिंग्स विल बी कवर्ड इन आवर मॉडर्न हिस्ट्री क्लास। ठीक है, तो वैसे ही हम इसी हिसाब से हम इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कवर करेंगे, नेशनल कॉन्शियसनेस, स्प्लिट, फिर कांग्रेस लीग पैक्ट जिसको हम बोलते हैं लखनऊ पैक्ट। फॉर एग्जाम्पल जब हम लखनऊ पैक्ट की बात कर रहे हैं, नाउ द थिंग इज द रीजन व्हाई मैं ये वीडियो ले रहा हूं, व्हाई परफेक्शन आईएएस। ना व्हाई परफेक्शन आईएएस में ऐसा क्या है कि आपको दूसरे इंस्टीट्यूट में नहीं मिलेगा। रीजन ये है कि लखनऊ पैक्ट एवरीवन नोज, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर एस्पिरेंट्स दे नो लखनऊ पैक्ट 1916 में हुई थी, मुस्लिम लीग आईएनसी आया था, एवरीवन नोज। ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट्स ये भी आए थे, एवरीवन नोज, बुक में लिखा है, नॉर्मल बुक स्पेक्ट्रम में लिखा है। पर क्या ये
एग्जाम पे आने का चांसेस है, आएगा तो एवरीवन विल मेक दिस, इट विल बी वेरी इजी क्वेश्चन। पर जब डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा उसमें एज कैसे लेना है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क द क्वेश्चन, ये क्या है, कांग्रेस स्पेशल, अगर क्वेश्चन आएगा व्हाट इज कांग्रेस से स्पेशल, नाउ सी ऑप्शन बहुत कुछ आ सकता है, लखनऊ पैक्ट आ सकता है, कोई स्पेशल माइनॉरिटीज पैक्ट आ सकता है, कोई BR अम्बेडकर को दे सकता है, कुछ भी दे कैन पुट, बिकॉज नाम बहुत ईजी है, कांग्रेस वर्ड है, समथिंग रिलेटेड टू मॉडरेट्स आ सकता है, समथिंग रिलेटेड टू सूरत स्प्लिट आ सकता है, ठीक है, ऑप्शंस विल बी वेरी इजी। बट द थिंग इज ये क्या है ना, वाई हियर, वाई परफेक्शनिस्ट, बिकॉज यहाँ पे हम वो कंटेंट देते हैं जो कि बाहर नहीं मिलेगा आपको, बिकॉज द कंटेंट हैज बीन रिसर्च फ्रॉम लॉट ऑफ बुक्स विथ रेस्पेक्ट टू यूपीएससी रेलिवेंसी, उस पीएससी के रेलिवेंस के हिसाब से कंटेंट बनाया गया है। कांग्रेस स्पेशल एक स्पेशल ट्रेन है, सिंपल, एक स्पेशल ट्रेन है जो कि डेलीगेट्स को, जो आईएनसी डेलीगेट्स है, जो कि आईएनसी डेलीगेट्स है, उनको बिठा के लेके जाएगा आईएनसी सेशन में। और ये जो प्रथा है ये लखनऊ सेशन से शुरू हुआ है, ये लखनऊ सेशन 1916 से शुरू हुआ है ये स्पेशल ट्रेन, और ये प्रथा आगे भी एक लीगेसी की तरह चला टिल इंडिपेंडेंस। तो ये है कांग्रेस स्पेशल। सो इस तरीके का प्रिपरेशन यहां पे आपको मिलेगा, ठीक है, ओके। तो फिर सबसे फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब जब हम गांधी के बारे में पढ़ेंगे, जब हम गांधी के बारे में पढ़ेंगे तो हम यहाँ पे गांधीयन टेक्निक्स यहाँ पे, क्योंकि 1915 से वो आ गए, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा पहले हुआ था, ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, चंपारण। फॉर एग्जाम्पल चंपारण इज द फर्स्ट सत्याग्रह, लेकिन ये चंपारण में हुआ था। अगर पूछेगा पहला पैन इंडिया सत्याग्रह, पैन इंडिया सत्याग्रह इज एंटी राउलेट, एंटी राउलेट सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, खेड़ा सत्याग्रह, ये सब हम कवर करेंगे। पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था खेड़ा पे, पहला हंगर स्ट्राइक हुआ था, पहला हंगर स्ट्राइक हुआ था, तो ये सब हम कवर करेंगे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में खिलाफत के बारे में पढ़ेंगे। नाउ हियर हम एक डिफरेंस भी करेंगे, गांधी, ठीक है, गांधी रविंद्रनाथ टैगोर के वर्सेस में क्या था, गांधी सुभाष चंद्र बोस के वर्सेस में क्या था, गांधी CR दास के वर्सेस में क्या था, गांधी अंबेडकर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये सब मेंस में काम आएगा। गांधी वर्सेस अंबेडकर, सी यू हैव टू राइट आंसर्स वेयर यू विल गेट मार्क्स. You should not, in this only for the sake of writing, you should not write. You will write, you have to write those answers from where you will get the optimum level marks. And for the optimum level marks, you need the optimum content with optimum analysis. जब तक आप content और analysis नहीं करेंगे these kind of questions में, see it is not a direct question. गांधी और अम्बेडकर के बारे में आपको analysis करना है. गांधी भी सही थे, अंबेडकर भी सही थे. अंबेडकर बोला था कि यहाँ पे कास्ट सिस्टम को हटाना पड़ेगा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट सिस्टम. गांधी ने बोला हटाना नहीं जा सकता, हम उसको रिफॉर्म करना पड़ेगा. कौन सही है कौन गलत है डिबेटेबल, हमारा काम नहीं है कौन सही है कौन गलत है. हमको सिचुएशन के हिसाब से दोनों का साथ होके आंसर लिखते हैं, बिकॉज इट्स अ हिस्ट्री क्वेश्चन, इट्स नॉट अ GS2 पॉलिटी क्वेश्चन वेयर विल गिव आवर ओपिनियन अनलेस एंड अनटिल इट इज आस्क्ड इन द पेपर, अनलेस एंड अनटिल इट इज आस्क्ड इन द पेपर. ठीक है, तो इस हिसाब से करना है. फिर लेफ्ट, एक लेफ्ट मूवमेंट है 1920 से. यहाँ पे लेफ्टिस्ट राइटिस्ट, इसका डिफरेंस, एग्जैक्ट डिफरेंस बहुत लोगों को तो पता भी नहीं है, रियल लेफ्टिस्ट और रियल राइटिस्ट है क्या. ठीक है, तो उनका लेफ्ट वर्सेस राइट इस ये भी पढ़ेंगे. यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ेंगे, INA के बारे में पढ़ेंगे. एवरीथिंग ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल विल बी कवर्ड हियर. फिर कैसे सेपरेटिस्ट ट्रेंड हुआ था, खास करके हिंदू महासभा, अभी हमने बात किया हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग, क्योंकि मुस्लिम लीग ऑलवेज वांटेड ओनली फॉर वन पर्टिकुलर कम्युनिटी दैट इज मुस्लिम्स, एंड हिंदू महासभा ऑलवेज वांटेड टू अपलिफ्ट ओनली ए पर्टिकुलर कम्युनिटी दैट इज हिंदू. तो कैसे कम्युनलिज्म हुआ 1920s में, बहुत बड़े तरीके से कम्युनलिज्म हुआ था, वो सब हम कवर करेंगे. ठीक है, बाकी पार्टीशन तक क्या हुआ, CR फॉर्मूला, वावेल प्लान, एवरीथिंग एंड दैट इन डिटेल. ठीक है, 1940 में फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली करंट अफेयर में भी था 1940 रामगढ़ सेशन. ठीक है, रामगढ़ सेशन में से क्या हुआ था, रामगढ़ सेशन इज इन झारखंड.
ठीक है। ऐसा क्या हुआ था, यहाँ पे सभी बड़े बड़े लीडर्स मिले थे, बोस भी आए थे, गांधी आए थे, राजेंद्र प्रसाद आए थे, पटेल आए थे, नेहरू आए थे, ठीक है। इसमें एक एंटी कॉम्प्रोमाइज कॉन्फ्रेंस हुआ था 1940, ठीक है। इसी सेशन के अंदर हुआ था बाई एस.सी. बोस। स्वामी सहजानंद was also a part, स्वामी सहजानंद was also a part of this conference। और स्वामी सहजानंद जब हम पढ़ते हैं तो हम ऑल इंडिया किसान सभा की बात करते हैं, 1936 में हुआ था। इन्होंने 1929 में बिहार प्रोविंशियल किसान सभा किया था। कहीं ना कहीं ये किसान मूवमेंट का शुरुआत इंडिया में किया था 1929। फिर पैन इंडिया हुआ ऑल इंडिया किसान सभा इन 1936। तो स्वामी सहजानंद के बारे में भी कवर करेंगे। ही इज ऑल्सो वन ऑफ द लीडर्स who played a very big part in our even our freedom struggle. He was a part of Quit India movement also। जी बहुत जन को पता भी नहीं है, स्वामी सहजानंद was a part of Quit India movement। He was arrested in Quit India movement, and when he was arrested in his protest, उसको प्रोटेस्ट कौन किए थे, सुभाष चंद्र बोस प्रोटेस्ट किए थे, प्रोटेस्टेड इन हिज अरेस्ट। और प्रोटेस्ट करके इन्होंने जब प्रोटेस्ट किया सुभाष चंद्र बोस, उनका फॉरवर्ड ब्लॉक आ गया था, ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक 1940। तो उन्होंने इनके अरेस्ट के खिलाफ इन क्विट इंडिया मूवमेंट में एक दिन का नाम इनके नाम पे समर्पित किया था, दैट इज अप्रैल 28 एज द ऑल इंडिया स्वामी सहजानंद डे। तो काफी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। ये सब चीज नॉर्मल बेसिक बुक्स में नहीं मिलेगा। सो फॉर दिस यू नीड टू हैव ए एक्स्ट्रा कंटेंट। तो यहाँ पे आपको पढ़ना नहीं है, आपको समझना है, कंटेंट देना हमारा काम है। दैट इज व्हाट वी प्रोवाइड हियर, दैट इज व्हाई दिस इंस्टीट्यूट परफेक्शनाइज इज यूनिक। सी द थिंग इज, प्रीलिम्स में आपको अगर प्रीलिम्स क्लियर करना है, मेंस क्लियर करना है एंड पर्सनालिटी टेस्ट करना है, तीन चीज आपको बहुत जरूरी है। आपको यूनिक होना पड़ेगा। प्रीलिम्स के लिए आपको प्रैक्टिस और कंटेंट से आप यूनिक बनोगे, मेंस आपका एनालिसिस और कंटेंट से यूनिक बनोगे, और पर्सनालिटी में आपका पर्सनली बोलने का तरीका, आपका सोच, आपका पॉजिटिविटी, आपका सच्चाई, आपका ट्रूथफुलनेस से आप यूनिक बनोगे। ये तीन चीज से ही आदमी आईएएस या फिर आईपीएस या फिर एग्जाम क्रैक करता है। ऑब्वियसली थोड़ा बहुत लक का भी जरूरी होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इससे हो जाएगा, लेकिन फिर भी लक तो बात की बात है। एटलीस्ट वी शुड फॉलो दिस थ्री थिंग्स, दैट इज टू बी यूनिक, टू क्रिएट अ डिफरेंस इन दिस प्रिपरेशन, ठीक है। फिर उसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करेंगे। पोस्ट इंडिपेंडेंस में कैसे नेहरू का विजन क्या था, ठीक है। यहाँ पे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में, जो कि थोड़ा बहुत आईआर में भी काम आ जाएगा, ठीक है। कैसे प्लानिंग हुआ, डिवीजन कैसे हुआ, रीऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ। फिर विल कवर अबाउट इमरजेंसी। जब हम इमरजेंसी की बात करेंगे तो हम जेपी नारायण की बात करेंगे, जो कि ऑलरेडी हम कर चुके होते हैं। जेपी नारायण हम कॉन्ट्रीब्यूटर्स में कवर कर चुके हैं, तो वहां पे ही हम कवर हो चुका होगा जेपी नारायण। ही वाज ए गांधीयन। तो इनका क्या पॉलिसी था, ये गांधीयन थे, लेकिन क्या था, रैशनलिस्टिक गांधीज्म। ही ऑलवेज फॉलोड रैशनलिस्टिक गांधीज्म। सो ये सब चीज आपको यूज करना है। इसका एक्सप्लेनेशन हम जब हम क्लास लेते हैं तो क्या गांधीयन तो थे, लेकिन क्या चेंज लाए थे, ठीक है। ये जो गांधीयन का जो सत्याग्रह है, ये क्लास स्ट्रगल में लाए थे, गांधी जी मास स्ट्रगल में लाए थे। ये वो सत्याग्रह जो गांधी जी का सत्याग्रह था, ये क्लास स्ट्रगल में लाए थे, इक्वालिटी के लिए, जो अपर क्लास लोअर क्लास उनके लिए लाए थे। दैट इज व्हाई ही बिलीव्ड इन रैशनलिस्टिक गांधीज्म, ओके। तो ये हो गया अपना प्रीलिम सिलेबस। सिमिलरली मेन सिलेबस सेम चीज है, मेन सिलेबस भी सेम है। अगर आप देखोगे मेन सिलेबस होता है GS1 का। यहाँ पे इंडियन कल्चर स्टार्टिंग फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न, एक ही जगह लिखा है एस्पेक्ट्स, उसका लिटरेचर, आर्किटेक्चर स्टार्टिंग फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न। जो हमने अभी डिस्कस किया प्रीलिम्स में वही चीज है। मॉडर्न हिस्ट्री में मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी मीन 1750 से, उससे पहले मेन से नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं कार्नाटिक वॉर से आ जाता है, कार्नाटिक वॉर से पूरा एंड तक आता है। तो मोस्ट ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री कवर हो ही जाता है, ठीक है।
फ्रीडम स्ट्रगल, देखो यहाँ पे पर्सनालिटीज है, जैसे कि मैंने बोला गांधी वर्सेस अंबेडकर, गांधी वर्सेस राजगोपालाचारी, गांधी वर्सेस बोस, गांधी वर्सेस आर.एन. टैगोर। तो ये जो 5 से 6% बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से मेंस बन जाता है, ठीक है। तो वो ऑलरेडी हमने कवर कर चुके हैं फ्रॉम द मेंस पर्सपेक्टिव। तो हमारा क्लासेस में मेंस भी कवर हो रहा है, प्रीलिम्स भी कवर हो रहा है। फ्रीडम स्ट्रगल, वेरियस स्टेजेस, इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन, अगेन कॉन्ट्रीब्यूटर्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो है पोस्ट इंडिपेंडेंस, जो कि लगभग हमने कवर कर लिया होता है। लेकिन और एक एक्स्ट्रा पार्ट है रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री, अभी हमने बात किया। एग्जैक्टली डायरेक्ट क्वेश्चन 2022 मेंस, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आया, यहाँ से रीऑर्गेनाइजेशन कब से हुआ था, क्या ये पहले से हो चुका था, दैट वाज द क्वेश्चन। फिर हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको 7 से 8 कंट्रीज की रिवॉल्यूशन करना है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, फिर आपका हो गया अफ्रीका में कॉलोनियलिज्म कैसे था, ठीक है, रशियन रिवॉल्यूशन, क्योंकि रशियन यूक्रेन का वॉर चला था तो कहीं ना कहीं रशियन रिवॉल्यूशन आ सकता है। तो यहाँ से जो वर्ल्ड हिस्ट्री का जो वेटेज है वो कम हो गया है, ठीक है, वेटेज कम हो गया है। फॉर एग्जाम्पल 2022 मेंस में GS1 में क्वेश्चन आस्क्ड वाज 0, क्वेश्चन आया ही नहीं था। उससे पहले क्वेश्चन आया था, उससे पहले भी क्वेश्चन नहीं आया था। लेकिन हमको बेसिक 6 से 7 से 8 रिवॉल्यूशन आप करके नोट्स बना के जाओगे तो वहाँ से अगर भी आएगा 1 क्वेश्चन, पोटेंशियल इसका 1 क्वेश्चन का है, मैक्स टू मैक्स बहुत मुश्किल से 2 आएगा। लेकिन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 1 क्वेश्चन आएगा या फिर क्वेश्चन आएगा ही नहीं। तो इसका भी हम बहुत अच्छे तरीके से नोट्स के साथ, रिवॉल्यूशंस के साथ, जो कि खास करके मेंस में है, वर्ल्ड हिस्ट्री प्रीलिम्स में नहीं है, वर्ल्ड हिस्ट्री प्रीलिम्स में नहीं है, तो मेंस में भी इसका रेलेवेंस काफी कम हो चुका है, ठीक है, ओके। तो फाइनली कमिंग टू द लास्ट स्लाइड, दैट इज सोर्सेस। नाउ आप अगर ध्यान से चेक करेंगे यहाँ पे, ये है सोर्सेस, जो यहाँ पे वाई परफेक्शन IAS इज यूनिक बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ द सोर्सेस वी कवर इन हिस्ट्री। चाहे यहाँ पे 5 घंटा या 10 घंटा ज़्यादा हो जाए, लेकिन वी डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द कंटेंट, वी डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द कंटेंट हियर, बी इट एनी सब्जेक्ट, बी इट हिस्ट्री, बी इट पॉलिटी, बी इट इकोनॉमी, बी इट ज्योग्राफी, वी डू नॉट कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। तो व्हेन इट कम्स टू हिस्ट्री, देखिए आप एनसीईआरटीज बोलते हैं, एनसीईआरटी इज वेरी बेसिक इन नेचर। एनसीईआरटी से अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आना शुरू हो, अगर भी आएगा तो 1 क्वेश्चन आएगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरे के पूरे एनसीईआरटी 1 क्वेश्चन के लिए पूरा एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी बेसिक है, पढ़ना पड़ेगा। आई एम नॉट डिनाइंग कि एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है, आई एम सेइंग कि एनसीईआरटी इज नॉट द ओनली थिंग व्हिच इज, इट इज नॉट एनफ फॉर यूपीएससी। एग्जाम लाइक यूपीएससी इज नॉट फुल कि दे विल आस्क 80% ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटीज व्हिच इज नथिंग बट ए स्कूल लेवल, which is school level. Now when it comes to history, I'm only talking about history. NCERTs में ज्योग्राफी जरूरी है, बिल्कुल ज्योग्राफी के लिए NCERTs जरूरी है, बेसिक नहीं, उससे अच्छा भी है। लेकिन when it comes to history, I'm only talking about history, ठीक है। तो यहाँ पे NCERTs आप बेसिक के लिए पढ़ सकते हो, बट उसके आगे आपको जाना पड़ेगा। RS शर्मा एक बुक है, पूनम दलाल दहिया बुक है, सोनाली बंसल एक नया बुक आई है, नितिन सिंघानिया पुराना बुक है जहाँ पे आर्ट एंड कल्चर हो जाता है, अजित झा एक बुक है, उपिंदर सिंह ऑप्शनल के लिए यूज होता है, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे कंटेंट है जो कि प्रीलिम्स के लिए भी पूछा जा सकता है। अल बशम बहुत ही हैवी बुक है, लेकिन वहाँ से कुछ ऐसे कंटेंट है जिसको रिफाइन करके हम प्रीलिम्स में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे भी एनसीईआरटी सतीश चंद्र और पूनम दहिया दलाल का मीडिएवल हिस्ट्री विच इज़ वेरी गुड बुक। मॉडर्न हिस्ट्री में वैसे एनसीईआरटी स्पेक्ट्रम हम सबको पता है, स्पेक्ट्रम सब पढ़ के जाते हैं, बस उसका जो रेलिवेंस है इन टूडेज टाइम हैज डिक्रीज्ड, रेलिवेंस हैज डिक्रीज्ड। अगर 15 क्वेश्चन आते हैं इंटू 2 इक्वल टू 30 मार्क्स लाना है तो सिर्फ स्पेक्ट्रम, सिर्फ एनसीईआरटी से आप नहीं ला सकते। यू कैन नॉट, इट्स एन ओपन चैलेंज बेट टू एनीवन, वहाँ से नहीं हो सकता, ठीक है। तो एक अच्छा बुक है सोनाली बंसल त्रिपाठी मॉडर्न हिस्ट्री, इट्स अ वेरी नाइस बुक। शेखर बंदोपाध्याय इज अ वेरी नाइस बुक। सुमित सरकार is also a very nice book. B.L. Grover is also a nice book. Ramchandra Guha is specific to contribute, it's a nice book, but it is a very like a fresher can't read, ठीक है, but it's a very nice book. यहाँ पे contributors बहुत कम, जैसे कि हमने बात किया कि गंगा महासभा के बारे में अभी बात किया, तो जो गंगा महासभा चीज़ मैंने इसी बुक से लिया था, इसी बुक में वो अवेलेबल था, ठीक है। VD Ganesh वन मोर बुक विच इज़ वेरी गुड। नाउ द थिंग कम्स, क्या ये सारे चीज़
हम अकेला कवर कर पाएगा, कोई एस्पिरेंट एक नया बच्चा है वो क्या कवर कर पाएगा? इट इज़ इम्पॉसिबल, बिकॉज उसके पास पॉलिटी भी पढ़ना होता है, उसको एनवायरनमेंट भी करना है, उसको IR करना है, उसको मेंस के लिए आंसर राइटिंग करना है। तो ये अगर पूरा करेगा तो वो हिस्टोरियन बनना है, फिर UPSC थोड़ी करना है। तो द थिंग हियर कम्स, अगर यू आर टारगेटिंग 30 मार्क्स एंड यू टारगेटिंग 25+, हमारे हाथ में है। तो हियर इन परफेक्शनाइज ऑल दीज थिंग्स आर covered in our foundation batch. This is the assurance we are providing to the students through this video कि we are giving all the coverage. Now the coverage is relevant. It is relevant. I am not saying I am covering each and every non-relevant things. I exactly know how the question will be coming. I exactly know the questions will not be very easy. ठीक है, मैं ये डायरेक्टली बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन डायरेक्टली इजी नहीं आएगा, आजकल नहीं आ रहा है। नाउ व्हाई आई एम सेइंग, बिकॉज वी हैव टू अडेप्ट, वी हैव टू अडेप्ट, इट्स हाई टाइम, वी हैव टू अडेप्ट टू यूपीएससी। यूपीएससी विल नेवर अडेप्ट टू एस्पिरेंट्स, इट इज द ट्रुथ। आप जितना भी बाहर हल्ला मचा लो, आप जितना भी स्ट्राइक कर लो कि क्वेश्चंस डिफिकल्ट आया था, क्या आया था, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। रियल एस्पिरेंट कभी भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करता है, because we need to adapt, everybody, not only students, faculty से लेके everybody have to adapt to UPSC style of questions. जब तक हम नहीं अडेप्ट करेंगे तो हमारा सक्सेस रेट आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा। द कट ऑफ इज गेटिंग रिड्यूस्ड लाइक एनीथिंग। 100 के ऊपर जाता था हमारे टाइम पे, आज 90s में आ चुका है, 80s में आ चुका है। इट मीन्स वी आर फेलिंग ऑन दैट फ्रंट। सो उस चीज को हमको चेंज करने के लिए वी नीड टू अडेप्ट टू द क्वेश्चन, वी नीड टू गिव गुड कंटेंट टू द स्टूडेंट्स, मेक देम रिवाइज, मेक देम प्रैक्टिस थ्रू MCQs, थ्रू दैट हाई लेवल कंटेंट। ठीक है, तो ये सारे चीज जो है इसी इंस्टीट्यूट जो कि परफेक्शन है इसमें कवर होगा इन आवर फाउंडेशन बैच। नो नीड टू कवर ऑल दिस, यू कैन हैव वन बेसिक बुक for reference, you can have one basic book for your reference. Now each and everything will be covered here in our class. That is the assurance which we provide in Perfection IS. So I think that's it from my side. Thank you.